नंबर का इलेक्शन है तुम्हारा। चलिए नीचे हेडिंग दीजिए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। हेडिंग दे, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए बहुत ही बढ़िया से कलम रख के और पूरे शांति से क्लास पर ध्यान दीजिए। जो बच्चे आज का क्लास ध्यान दोगे तो पूरे बेस समझोगे। अगले दिन लॉन्ग क्वेश्चन फिर एक चलेगा। आज समझ में आ गया तो लॉन्ग पूरे समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए सब लोग बोर्ड पर। हम लोगों को जान के सिलेबस में कुछ ऐसी बातें दी गई है जिससे हम लोग वर्तमान परिदृश्य में जुड़ जाएं, इसीलिए इसका नाम मॉडर्न फिजिक्स किया गया। टीवी में क्या होता है, स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक है तो क्या होगा, एसी डीसी कैसे बदलाएगा, आजकल का दुनिया यही चल रहा, इसीलिए नाम दिया गया मॉडर्न फिजिक्स। यह जो अभी पढ़ने जा रहे हो, अगर कोई दो देश लड़ाई करता है, युद्ध करता है, तो अंतिम स्थिति यही आएगा, या तो नाभिकीय संलयन वाला बम पटकेंगे या नाभिकीय विखंडन वाला बम पटकेंगे। ये अंतिम है। आदमी सभी जीवों में सबसे खराब है। इन चीजों से तुमको पता चलेगा। लड़ाई कहाँ नहीं, सब जीव में लड़ाई होती है। कुत्ते लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं, हाथी लड़ते हैं, सब लड़ता है। लेकिन उन लोग का लड़ाई है बिना हॉस्पिटल गए ठीक हो जाएगा, कुछ दिन का कष्ट। कुत्ता को देखा होगा गली में डेली लड़ता है, तो लड़ लिया तो इधर उसका नाक काट लिया, उसका कान काट लिया, फिर धीरे धीरे वो सही हो गया। लेकिन आदमी लड़ता है तो एक बार प्राणे निकाल देता है। पहले आदमी की लड़ाई कुश्ती वाली होती थी कि कुश्ती लड़े। आदमियों पहले कुश्ती लड़ता था, अखाड़ा बनते थे। जिसको लगे कि ज्यादा फॉर्म में है तो बुलाया जाता था कि आओ फरिया लो। बाकी दर्शक देख रहे हैं, कुश्ती पटका पटकी चल रहा है, उसमें दे हाथ थोड़ा बहुत छिलाया। धीरे धीरे कुश्ती से ऊपर हुए तक गदा आया, उसमें भी हल्का चोट है, दे हाथ टूटा, हड्डी टूटा, ठीक ठाक हो। धीरे धीरे तलवार भोंक दिए तो एकदम हॉस्पिटलाइज हो जाए, मरने का चांस बढ़े। फिर धीरे धीरे और हैवी गए, तब हम लोग बंदूक बनाए कि मारे तो मर जाए कन्फर्म। फिर बम बनाए कि मारे तो एक ही बार में 4-5, 2-3 तो जरूर घायल हो मरे। तोप बनाए कि एकदम पूरा ब्लास्ट कर जाए, गोली में भी बचने का चांस बचता है। धीरे धीरे वैसे करते करते आज हम लोग ऐसा ऐसा बम बनाए हैं जो नाभिकीय संलयन या विखंडन पर आधारित बम है। और एक बम का मतलब है शहर पार। अब पहले क्या था ना, लड़ाई बड़ा अच्छा होता था, शंख फूंक के लड़ाई होती थी। महाभारत की लड़ाई, ये सब जो लड़ाई तुम देख रहे हो, सूर्योदय के पहले नाश्ता पानी सब कर लीजिए और दिन भर खूब लड़िए। सूर्य जैसे ही डूबेगा तो शंख फूंका जाएगा, उसके बाद जैसे ही शंख फूंकाया लड़ाई समाप्त हो जाएगी। फिर अगला दिन फरियाना। यहां तक कि कोई गिर गया है, एकदम तलवार भोंक रहे हैं और शंख फूंका गया तो मारना नहीं है, फिर धर्म युद्ध नहीं रहेगा। एकदम शंख, तलवार भोंकते भोंकते शंख फूंका गया तो कहे कि भाग अच्छा है, बच गया, कल आके फिर फरिया लेना, उठो जाओ। इतना बढ़िया लड़ाई पहले होती थी। और आजकल की लड़ाई क्या है, अब ये मत समझना कि देश पर, बॉर्डर पर सेना लोग लड़ेगा, वो सब सपना हो गया। वो तो कुछ देर के लिए लड़ेगा। आजकल मिसाइल सीधा है कि हमला दो देशों के बीच है तो कोई एक देश दूसरा देश के कोई शहर पर बम गिरा देगा। और उसमें ये सब बम अभी पढ़ने जा रहे हो, दो तरह का बम देखोगे। ये बम का मतलब है सर्वनाश, सब कुछ नाश, कुछ नहीं बचेगा। चौकी के नीचे घुस के भी नहीं बचोगे, कहीं तुम सोचेगा फ्रिज में घुस के लाइन ऑन कर दें वो भी नहीं बचेगा। कोई इलाज उपाय नहीं है। कैसे ही बम फूटने पर माहौल बनता है, कैसे समझेंगे, क्या स्थिति है, इसके लिए सिलेबस में तुमको डाला गया कि बच्चे वर्तमान स्थिति को समझेगा। ये अंतिम पावरफुल सिस्टम। तो देखिए शब्द में लगा हुआ बात आप लोग समझ रहे होंगे। आगे शब्द में है नाभिकीय
का मतलब है कि इसमें नाभिक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। दो तरह की क्रिया है। केमिस्ट्री जितना तुम पढ़ते हो वो पूरा केमिस्ट्री में एक शब्द है रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि उसमें बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाग नहीं लेते। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें रासायनिक के जगह शब्द क्या है? नाभिकीय। और नाभिकीय का मतलब नाभिक के कण भाग लेंगे और नाभिक में या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। यह रिएक्शन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता। तुमसे कभी कभी अंतर पूछ सकता है रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में क्या अंतर? तो रासायनिक अभिक्रिया में बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक के कण प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बाहरी ताप और दाब पर निर्भर करता है। तुमको अगर हम कहें Na+Cl2 तो NaCl जो बनेगा तो यह बाहरी ताप और दाब फिक्स है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी तुमसे कहेगा कि NaCl माने नमक होता है और कोई तुमको कहे कि नमक थोड़ा कम लग रहा है खाना में तो तुम कहेगा मुंह खोलो, सोडियम डाल देते हैं और क्लोरीन सुंघा देंगे, अंदर नमक हो जाएगा। बोलो रे, किसी के मुंह में सोडियम डाल के क्लोरीन का सप्लाई दे दोगे तो क्या नमक हो जाएगा? सोडियम पानी में ही आग लहर जाता है। सोडियम किरासन तेल में डुबा के रखते हैं। किसी के मुंह में सोडियम डालोगे तो अंदर मुंह में ब्लास्ट कर जाएगा और क्लोरीन सुंघाओगे तो ऐसे ही मर जाएगा, फिर नमक बेचारा को नहीं मिलेगा। बताओ, कोई कहे पानी चाहिए और तुम कहोगे लो हाइड्रोजन सुंघाते हैं और ऑक्सीजन खींच लो नाक से H2O तो बन जाएगा जी? हाइड्रोजन खूब बढ़िया जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। आइए लीजिए बुझावे वाला आग बन गया। तो इसके लिए एक निश्चित ताप और दाब है, उतना टेम्परेचर उतना प्रेशर रहेगा तब बनेगा। उसमें कमी होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन नाभिकीय जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हो इसमें कोई टेम्परेचर प्रेशर से मतलब नहीं है। एक बार चल दिया तो चाहे फ्रिज में रहो, चाहे आग में रहो, चाहे जो रहो, ये चलेगा। नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक में अगला अंतर है, रासायनिक में बहुत ज्यादा उष्मा नहीं निकलता, निकलेगा थोड़ा बहुत, खूब होगा तो 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री खत्म। इसमें जो पढ़ने जा रहे हो 1000 डिग्री और 1500 और 2000 डिग्री टेम्परेचर निकलता है। ई वाला अगर एक बार रिएक्शन कराएंगे तो 1000 डिग्री टेम्परेचर का मतलब है छत में जो छड़ का यूज, पिलर में जो छड़ का यूज है वो 800 डिग्री सेल्सियस पर 900 पर पिघलने लगता है। ये बम ब्लास्ट का मतलब है पूरे एरिया में 1000 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर, सब छड़ पिघल पिघल के छत नीचे, मिट्टी खोलेगा पिघल करके। जैसे ईंटा में देखा होगा कि ज़्यादा तापमान पर टेढ़ा होकर झामा ईंटा बनता है, वही मिट्टी खोल खोल के उड़ेगा 6-7 फीट तक। इतना हाई टेम्परेचर देने वाला ये सिस्टम, और इसी कारण से हमने तुमको शुरू में ही बताया कि यह सर्वनाश कहलाता है, कुछ नहीं बचेगा। इसी के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करते हैं। हाइड्रोजन बम के बारे में तुम जानते होगे अभी तक कितना बार छोड़ा गया है हाइड्रोजन बम? तो अभी तक ही नहीं छोड़ा गया है, वो एटम बम था। हाइड्रोजन बम अभी तक नहीं छोड़ा गया। एटम बम पढ़ोगे विखंडन पर, ये अभी देश बना बना के रखे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ, बात समझोगे। 1939 से 45, एक बार 14 से 18, ये प्रथम विश्व युद्ध। सुनेंगे अब, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लोगों ने देखा, लाखों लोग मर गए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसका लास्ते है एटम बम पटकाने से। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी। एक बम शहर तबाह। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे तबाह हुआ। अब ये लास्ट ही हुआ कि एक बम का मतलब शहर से लाखों आदमी ऊपर गए। यमराज के भी कैलेंडर गवा जाएगा, ऊपर इतने व्यक्तियों का प्राण जाएगा कि वो भी कहेंगे इतना रे, तो जी नीचे एटम बम चल रहा, इतना हाई लेवल का सोचो ये बम।
अब द्वितीय विश्व युद्ध जब इस बम से लास्ट हुआ तो कई इतिहासकार पहले ही कह दिए कि पहला हुआ कोई बात नहीं, दूसरा हुआ कोई बात नहीं, अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो चौथा कभी नहीं होगा। बात समझ रहा है? अगर तृतीय हो गया किसी कारण से तो चौथा कभी नहीं होगा। क्यों? लड़ने वाला ही कोई नहीं बचेगा, क्योंकि दूसरा का लास्ट एटम बम से है तो तीसरा का बोहनी वेसन से होगा। और तृतीय और द्वितीय के बीच में ये सब नया नया बम बना है, हाइड्रोजन बम। इस सब बम का मतलब तुमको जान के आश्चर्य होगा, सूर्य इसी सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। संलयन माने होता है जुटना। जब हल्के हल्के नाभिक आपस में जुटकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलके हीलियम के नाभिक बनाते हैं तो इसमें काफी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। यही चीज सूर्य में चल रहा। आपको बताया था कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन गैस है? हाइड्रोजन। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन। ब्रह्मांड माने पूरा होगा। तो जितने भी सूर्य हैं, जितने भी तारा हैं, सब के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन रहा। और इसी में तुम देख रहे हो 4000 डिग्री 5000 डिग्री टेम्परेचर उत्पन्न होता है। और वही सूर्य का ऊष्मा हम लोग को यहाँ पर मिल पा रहा है। एक क्रिया नाभिकीय संलयन की क्रिया है। आपको बताना है संलयन में भाग लेते हैं प्रोटॉन कि न्यूट्रॉन कि दोनों? जल्दी बोलो, दोनों हो जाएगा। हाय रे गधा वंश नालायक सब। पिछले क्लास में सिखाए थे रे गधे, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। सब तो गजब गधा है तुम लोग रे नालायक। ये बतवा याद है सबको रे? हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है तो दोनों कैसे हो गया रे नालायक? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना तो क्या इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है? नहीं, तो न्यूट्रॉन खत्म। अब बोल, नाभिकीय संलयन में भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की? दोनों। प्रोटॉन खाली बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की? दोनों। जल्दी बोल, दोनों। हाय रे गधवा। नाभिकीय रिएक्शन में नाभिक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। और इसके नाभिक में सिर्फ कौन है? प्रोटॉन। इसीलिए संलयन की क्रिया में प्रोटॉन भाग लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, सब ऑब्जेक्टिव है। तुमसे पूछे जाएंगे कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? प्रोटॉन। फिर आएगा तीव्र गति का प्रोटॉन कि मंद गति का प्रोटॉन। तो जब ये पूरा जलाओगे इसको, ये जल रहा है, हाई टेम्परेचर है, तो वहां प्रोटॉन स्लो होगा कि फास्ट? इसीलिए तीव्र गति के प्रोटॉन भाग लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा ये सब ऑब्जेक्टिव में उठेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आजकल हम लोगों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि इस बम को जहां पटकेंगे वहीं पर सूर्य उत्पन्न होगा। हाइड्रोजन बम कुछ साधारण बम नहीं है। जहां पटक दिए तो जैसे ऊपरे सूर्य है ना, वैसे नीचे सूर्य शुरू हो जाएगा। जिस शहर में पटक दिए जितना क्षमता का, उस शहर में सूर्य जैसा तापमान उत्पन्न होगा। तो तुम समझ ही रहे होगे बचने का चांस कितना होगा। जहां पटके वहां सूर्य है तो क्या बचने का चांस है? नहीं। इसीलिए आज तक यूज नहीं हुआ, बना बना के लोग रखे हुए। दो बम ऐसा पढ़ोगे, हाइड्रोजन बम और एटम बम, कि जिस देश के पास है वो फॉर्म में रहता है। जब है इंडिया का ही हमारा है तो इंडिया सरकार जब कुछ देखा, कोई दुश्मन सेना बोला तो यहां से हम लोग भाषण देते हैं कि होश में रहो नहीं तो नक्शा से मिटा देंगे। तो नक्शा से मिटा देंगे का मतलब समझा? यही वाला पटकिए देंगे। अरे कई बार आता है कि चीन ने आंख दिखाया तो हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि जेकर आंख ठीक से नहीं खोलता है, आंख दिखाता है। जिसका हाइट जितना है उतना तो भारतीय जवान के सीना का नाप होता है, और चला है आंख दिखाने। तो अभी जिस देश के पास एटम बम है, जिस देश के पास हाइड्रोजन बम है, वो देश भारत सब रखे हुए। दूसरा देश कहता है कि आप शांति प्रिय देश नहीं है, एटम बम हाइड्रोजन बम क्यों रखे हैं?
तो भारत कहता है शांति के लिए रखें, हम शांति प्रिय हैं। कई बार होता है पड़ोसी बदमाश रहता है तो हमारा उद्देश्य बंदूक रखना, उसको डराना नहीं है, खाली बम गोली बंदूक रख ले है कि वो देख ले और शांत रहे कि हल्ला करेंगे तो बड़ी मारेगा, शांति चाहते हैं। हम ऐसे नहीं मारेंगे तुमको। तो अब बताओ, हम तुमको यहाँ 5 को खजूर वाला सोटा रखें तो उद्देश्य क्या है कि डेली मारना है? नहीं, हम शांति प्रिय हैं। खाली जब मनवा में तिरिंग भिड़िंग आवे तो देख लें कि ना हवे जे चुपचाप बैठल शांति से पढ़ रहे। तो भारत कहता है कि हम इसीलिए ये सब रख लें, और बाकी मत समझिए कि हम किसी पर मार के ऐसे फोड़ देंगे। हम पर कुछ करोगे बाबू तो देख लो, सब है एकदम मिटा देंगे तुम। तो ये चीज हम लोग को मेन समझना है। तो पहले अब बताओ संलयन से 4-5 बात। एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, आजकल सबसे ज्यादा बदमाशी चीन कर रहा है। चीन क्या कर रहा है? इसी थ्योरी पर उसने कृत्रिम सूर्य को बनाया है। कृत्रिम सूर्य, धरती पर एगो और सूर्य। सूर्य में जो मटेरियल है वो प्लाज्मा स्टेज में है। बात समझोगे? हम लोग जानते हैं ठोस, द्रव, गैस, और एक स्टेज है प्लाज्मा। उसने एक मशीन बनाया है जिस मशीन का नाम है टोकामेक। ये टोकामेक एक मशीन है और ये चाइना ने उस मशीन को डेवलप किया है। इस मशीन में हाइड्रोजन गैस डाल करके और विद्युत चुंबकीय विधि से प्लाज्मा में बदल देते हैं। और इसमें हम लोग रिसर्च किए तो चाइना ने सूर्य के तापमान से ज्यादा टेम्परेचर अपने मशीन में उत्पन्न करके विश्व को दिखाया कि मेरा कृत्रिम सूर्य, और अभी इसी पर वो काम कर रहा है। इससे फायदा क्या होगा? तो कोई भी चीज का फायदा और हानि दोनों होता है। फायदा क्या है? तो वो कह रहा है कि कृत्रिम सूर्य हम किसी को नष्ट के लिए नहीं बना रहे। अगर धरती पर हम उतना टेम्परेचर उत्पन्न कर लेंगे तो हमारे यहाँ बिजली सबसे सस्ती हो जाएगी। फिर तो उतना टेम्परेचर से हम कहीं भी पानी का अगर सोर्स चारों तरफ देंगे, गर्म करेंगे, वाष्प बनेगा, डायनेमो घुमाएंगे, सबसे सस्ते दर पर बिजली बना सकते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ जो भी है, अब धीरे धीरे कंसेप्ट क्या आ रहा है? तेल, पेट्रोल, डीजल, किरासन सब खत्म हो जाए। तो आजकल कंसेप्ट क्या आ रहा है कि अगर हम सस्ते दर पर बिजली बनाएंगे तो जैसे रेलवे में बिजली का तार हमने देखा है, ठीक उसी प्रकार नेशनल हाईवे हम बनाएंगे, उसमें भी ऊपर ऊपर उसी तरह से 10-20 जितने लेन का है उतना तार दे देंगे। कोई गाड़ी में न पेट्रोल भराना है न डीजल भराना है, गाड़ी केवल बैटरी वाला रहेगा, चलते रहो। और जब लगे कि चलते चलते थोड़ा खत्म पर है तो कोई बात नहीं है, हर गाड़ी में रेलवे जैसा उठाने वाला सिस्टम हो, और बस चल रहे हैं, बस उठा लिए, जैसे ही उठाए में सट गया, 20 मिनट चलते रहा, फुल चार्ज निकाल के फिर अंदर दौड़ते रही। जहां जाना है तुमको वहां जा सकते हो बिना पेट्रोल भराए, बिना डीजल भराए। शर्त है सबसे सस्ते दर पर बिजली बने, और आज पूरा विश्व इसी पे काम कर रहा। ऐसा संभव है कि तुम्हारे बुढ़ापा आते आते किसी रोड पर कोई ले जाएगा तो तुमको आश्चर्य होगा कि रेलवे लाइन है कि रोड, ये ट्रक वो वाला इसे निकाले हुए है। हर गाड़ी कोई रहेगा, मोटरसाइकिलों चल रहा है तो एगो स्विच टिपा, एकदम हाइट फिक्स, तुम्हें जाके सट गया, चलते रहो आराम से, चार्ज ले लिया, देखा कि हाँ फुल चार्ज, खींच लो, फिर चलते रहो। जहां जाना है, साइकिल वाला तो तुम्हारा अपना ऊर्जा के लेना है रे, ये सब साइकिलों में चार्ज खोजता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब एक कंडीशन तभी होगा जब एनर्जी महंगा होगा कि सस्ता। सस्ता, इसके लिए ये सब रिसर्च चल रहा है। और आगे तुम पढ़ोगे, हम लोग एटम बम से अभी सबसे सस्ते दर से बिजली बनाते हैं, उसी का नाम रिएक्टर है। इसलिए तो कहे लाभ हानि दोनों पढ़ेंगे, क्यों एटम बम बनाया गया वो बात भी आप समझ पाओगे। तो पहले अभी एकदम छोटी बात सुनो। अब जब हल्के हल्के नाभिक, संलयन माने क्या होता है? जुटना, विखंडन माने टूटना। जब बोलेंगे संलयन जुट गया, विखंडन टूट गया। नाभिकीय संलयन, जब हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। क्या रिएक्शन क्लियर है? जल्दी बताओ, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर सूर्य कार्य करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। नाभिकीय संलयन में भाग कौन लेता है? प्रोटॉन। तीव्र गति की मंद गति? तीव्र गति। और हम लोग कृत्रिम सूर्य कौन देश बना रहा है? चीन। उसके लिए मशीन कौन है? टोकामेक।
करंट अफेयर से जोड़ दिए हैं। तुम्हारा इतना आवश्यकता नहीं है, केवल हल्का जोड़ दिए कि एकदम लेटेस्ट अपडेट सब बच्चे हो जाए। नीचे लिख दीजिए जल्दी, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नीचे लिख दें, जब हल्के हल्के नाभिक, जब हल्के हल्के नाभिक, जब हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इसे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। तो इसे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। इसे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में काफी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया में काफी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। नीचे रिएक्शन लिख दीजिए, H+H, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तीर का निशान देके हीलियम, प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, सूर्य के ऊष्मा का स्रोत, सूर्य के ऊष्मा का स्रोत सूर्य के ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य के ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, नाभिकीय संलयन की क्रिया में, नाभिकीय संलयन की क्रिया में, नाभिकीय संलयन की क्रिया में तीव्र गति के प्रोटॉन भाग लेते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रिया में तीव्र गति के प्रोटॉन भाग लेते हैं। तीव्र गति के प्रोटॉन भाग लेते हैं। तीव्र गति के प्रोटॉन भाग लेते हैं। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दीजिए, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन का फ्यूजन, विखंडन का फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन।
नाभिकीय विखंडन। खूब बढ़िया से सुनोगे, अब जरा ध्यान दोगे। नाभिकीय विखंडन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी देश इसी का ज्यादा धमकी देता है। देखो जरा ध्यान से, हम लोगों ने पाया कि एक पदार्थ है जिसका नाम है यूरेनियम, और यूरेनियम 92,235। बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा बात समझना। ईश्वर ने जान के यूरेनियम 92,238 ज्यादा दिया है, 235 हम लोग को कम दिया है। हमारे वैज्ञानिक यूरेनियम 92,238 से 92,235 एक प्रोसेस से बनाते हैं, कठिन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को संवर्धन कहते हैं। और जो देश संवर्धन कर ले रहा है, 38 ज्यादा मिलेगा, कॉमन है, उससे 35 बना रहा है, तो मतलब वह देश एटम बम बनाने में सक्षम है। आजकल इसी पर ज्यादा लड़ाई हो रही। कई देश एटम बम बनाने की प्रक्रिया में है, जैसे ईरान एटम बम बनाने के लिए एकदम लगभग 35 तक पहुंचा हुआ है। अमेरिका कहा खबरदार नहीं बनाना है, ईरान कहा कि हम बनाएंगे। अमेरिका कई पेशकश किया कि हम ही देंगे वो देंगे, लेकिन बनाओ मत। वो कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम यही बनाएंगे। तो कई बार लगता है कि अब लड़ाई हो जाएगी। इधर अभी तुम लगातार देख रहे होगे कि इस वर्ष रूस और यूक्रेन की खूब लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई का कारण भी फिर सब यही है। यूक्रेन में रूस के जो जाति हैं सर्ब और स्लाव, यहाँ भी कुछ इलाके में वही जाति के लोग पाए जा रहे हैं, उसी तरह के दोनों का जाति सेम है। अब रूस कहता है कि इधर का हिस्सा मेरा है, हमारे जाति के लोग हैं, ये हमको दे दो। यूक्रेन कहता है कि हम पूरे पहले से स्वतंत्र है, क्यों दे दें तुमको। और इसी कारण से इसने इस पर आक्रमण कर दी। आक्रमण तो कर दिया, लेकिन हुआ क्या, यूक्रेन रूस और अमेरिका में 36 का आंकड़ा है। क्यों है, जो तुम लोग आगे समझोगे। अमेरिका पूंजीवादी देश है, रूस समाजवादी। ये दोनों अलग अलग थ्योरी का देश। और इसी कारण से जब रूस हमला किया तो अमेरिका चाह रहा है कि यूक्रेन जीत जाए, मौका अच्छा है। और रूस हमला इसीलिए किया कि यूक्रेन छोटा देश है, उसको तो तुरंत तहस नहस उड़ा देगा। इधर क्या हुआ, जब वो हमला कर दिया तो शुरुआत में जीता। अब अंदर अंदर अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश यूक्रेन को नया नया तरह के हथियार देना शुरू की। रूस सोचा मिसाइल से हमला करेंगे, तो अमेरिका उसको मिसाइल मारने वाला अलग से शस्त्र दे दिया कि जब देखना मिसाइल कंप्यूटराइज है, खाली सेट रखो, कोई मिसाइल रूस छोड़ेगा तो उसको हवा में उड़ा देगा। अब ये बेचारा 10 मिसाइल दागता है कि शहर तबाह, तो इधर से ऑटोमेटिक अमेरिका वाला सब ऊपरे हवा में उड़ा दे रहा है। अब इसके पास इतनी टेक्नोलॉजी हो रही है कि रूस के सेना को बैक गियर धरना पड़ रहा। अब रूस बौखला रहा, रूस कह रहा कि ठहरो, अब हम तुम पर यही वाला पटक ही देंगे तुम। रूस के पास एटम बम, ये पटकने का मतलब है सब खत्म हो। अब यही चीज का देखो तनाव चल रहा है। अंतिम कोई देश चिढ़ियागा तो यही करेगा। इसके पास बेचारे के पास है नहीं, लेकिन अमेरिका कह रहा घबराओ नहीं, अंतिम होगा तो 2-3 को तुमको दे देंगे, तुम उसी को ठीक कर दें। तो अब मामला बड़ा देखो गंभीर है। ये क्या मामला है, इसको थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिए। जब यूरेनियम 92,235 आ जाएगा तो ये बड़ा सिंपल पदार्थ है, देख के तुमको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस पर मंद गति का न्यूट्रॉन प्रवाहित कर दे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा तुमको कि विखंडन में भाग लेते हैं प्रोटॉन की न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तीव्र गति की मंद गति, मंद गति का संलयन में तीव्र गति का प्रोटॉन भाग लेते हैं। ये ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर जाता है बेरियम और क्रिप्टन में, और भेजेंगे एक न्यूट्रॉन, बन जाएगा 3 न्यूट्रॉन, और बहुत मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकालेगा। यही प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। तेजी में समझोगे, जब कोई भारी नाभिक टूटकर हल्के हल्के नाभिक में बदल जाते हैं तो इसे नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहते हैं। इसमें काफी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। देखो हम लोग एक पदार्थ देखे, पदार्थ कौन है, यूरेनियम 92,235। इस पर भेजना क्या है, जल्दी बोलो, मंद गति का न्यूट्रॉन। तो जैसे ही न्यूट्रॉन भेजेंगे तब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक 2 भाग में टूटेगा, बेरियम क्रिप्टन।
भेजे क्या न्यूट्रॉन थे? एक। ऑटोमेटिक बन जाएगा 3, और फिर यूरेनियम को जो बचा हुआ है पकड़ के बेरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन, फिर शुरू हो जाएगा 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, एकदम लाइट के वेग में ही बढ़ेगा। और अगर कहीं छूटेगा यह, तो इसी को एटम बम, परमाणु बम कहते हैं। किसी शहर में गिराएंगे तो सोचो कितना अच्छा है, कितना बड़ा बम गिराएंगे उस पर डिपेंड करता है। यूरेनियम खत्म होगा तभी रुकेगा। अब बताओ, कोई बम मान लो हमने लिया 1000 किलो, तो 1000 किलो यूरेनियम ले लिया। 1000 किलो का मतलब एक शहर पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 1 ग्राम लेके चलेगा जब मोहल्ला साफ कर देगा। इतना समझो कि हैवी एनर्जी देता है। तो 1000 किलो का एक यूरेनियम है, जहाज से लेके चले। इसमें ऑटोमेटिक मशीन सेट है मंद गति के न्यूट्रॉन के लिए, रोका हुआ है। टाइमर जैसे ही सेट कर देंगे तो होगा कि 20 मिनट के बाद इसमें मंद गति का न्यूट्रॉन इन कर जाएगा। तो अब क्या है, जिस शहर को तबाह करना है, लड़ाई शुरू होती है तो पूरे शहर की लाइन काट दी जाती। रात भर कोई लाइन में नहीं रहना है, न घर में लैंप जलाना है, न टॉर्च जलाना है। वो भी जलाएगा तो पुलिस पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि लड़ाई होती है तो ऊपर से जहाज से शहर पर हमला किया जाता है। रात में अगर लाइट दे देगा तो पूरा शहर एकदम ऐसे ही चकमक चकमक रहेगा, ऊपर से वहीं बम गिराएगा। लाइट भी काट दिया, अगर सब लोग अपना कुछ टॉर्च और इन्वर्टर जलाएगा तो उससे भी उसको पता चल जाएगा। रात का मतलब एकदम चुपचाप अंधेरा में, शाम में ही खाना पीना खा लो, चुपचाप बैठल रहो, अभी लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं जलाना है तुम। तो ये माहौल रहता है। अब जिस शहर में गिराना है, आराम से जहाज से वहां गिरा दिया। अब गिरा देगा तो आदमी को थोड़े पता रहेगा कि एटम बम है, वो तो एक फिक्स पैक चीज। गांव वाले और भीड़ लगाएंगे, काची तो गिरे को पाव रोटी है कि क्या है, उसको तो कुछ अपना कामे वाला सामान पता लगेगा। अब पूरा भीड़ लगाएगा, इंजीनियर साहब लोग लगेंगे, क्या है, कोई उठाएगा, कोई छुएगा, बड़ी भारी है कह के सब लोग साइड रहे। थाना पुलिस को भी कुछ लोग फोन कर देंगे, पुलिस भी आएगी तो उसको भी नहीं मालूम है कि एटम बम, वो अपना रिसर्च में लगा हुआ है। टांगोरे जीप में ले चलो, खूब होगा तो थाना ले चलो। अंदर अंदर प्रक्रिया चल रही है। ठीक 20 मिनट के बाद ये ब्लास्ट होगा जहां रखा है, और जितना किलो है पूरा शहर तबाह होगा, लाखों व्यक्ति मारे जाएंगे। टेम्परेचर 2000-3000 डिग्री सेल्सियस होगा। इतना खतरनाक ये बम है। और ये काम जैसे ही छूटेगा तो जिस इलाके में छूटा वहां पर 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 होने में बिना बादल के बिजली वाला गड़गड़ाहट शुरू होगा। बादल भी नहीं रहेगा और लगेगा बिजली का गड़गड़ाहट है। टेम्परेचर हाई होने से लो प्रेशर होगा, बाकी हवाएं भरने चलेगा तो खूब तेज आंधी आएगा। एटम बम छूटने से बिना बादले के बादल, पानी नहीं पड़ेगा लेकिन बादल गरजना शुरू। 1 से 3, 3 से 9 शुरू है। हाई टेम्परेचर होना शुरू, अंधड़ से हवाएं, गर्म हवाएं चलने लगेगी। और उस समय व्यक्ति सोचेगा अब हवा तेज है, घर में घुसो, कहीं घुसो, बहुत हाई टेम्परेचर करता है। इसीलिए इन हथियारों से जहां भी छोड़ा जाएगा लास्ट कर जाएगा सब कुछ। यही हुआ हाल। यहाँ क्या था, थोड़ी कहानी हल्का सुना दे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। बगल में एक छोटा सा देश है जापान। ये पान के पत्ते नियन है जापान, बस हो गया। ये बड़का देश है चीन, और ये बड़का देश है रूस। जापान बहुत टंडेल रहा है छोटा, लेकिन कई बार चीन को भी हरा दिया और कई बार जापान रूस को भी हरा दी। देखने में ही छोटा है, दोनों को हराए हुए, दोनों तबाह है इस। उसी बीच यहाँ जर्मनी में एक व्यक्ति है हिटलर, वो फॉर्म में आया हुआ है, सबके लाइन से पिटले है, फ्रांस के, इंग्लैंड के। जापान का हेड हीरो हितो है, वो बड़ी खुश है। वो हिटलर के चिट्ठी भेजा है कि वेरी गुड, जरूरत हो तो हमको भी याद कीजिएगा। इन लोग है वैसा देश, मारिए एकदम कस के, सही कर। उसी समय हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगा कि इंग्लैंड पे हिटलर हमला किया है तो भारत में इंग्लैंड का शासन है, तो हम क्यों नहीं हिटलर के पास चलते हैं और कहेंगे कि हमको कुछ सेना दे दीजिए और यहां से हम शुरू कर देंगे।
बस दोनों तरफ से आप उन्हें क्लियर कीजिए, हम इधर क्लियर, एकदम ऑपरेशन ऑल क्लियर हो जाए। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस देखो इंडिया छोड़ के जर्मनी गए हिटलर से मिल, और हिटलर से मिले और कहे कि हमको खाली 1 लाख सेना दे दीजिए, बाकी हम समझ लेंगे। वो आईपीएस थे अंग्रेज के जमाना का, सब ट्रेनिंग लिए हुए थे। तो कहे कि हम सब ट्रेनिंग लिए हुए, हमको खाली सेना दीजिए ना, हम कमांड करके सही करें। लेकिन हिटलर कहा कि हम लड़ाई में व्यस्त हैं, रूस से भी लड़ रहे हैं और फ्रांस से भी लड़ रहे हैं और इंग्लैंड से भी लड़ रहे हैं, एक के बार तीनों देना सेना भेज दिए। तो ऐसा कीजिए, एक साथी हमको चिट्ठी दिया था जापान, हम चिट्ठी लिखते हैं, आप जाके मिलिए सेना उद्योग। तो वही सुभाष चंद्र बोस यहाँ से जापान आए और जापान कहा कि तब हिटलर के चिट्ठी है तो सेना देंगे तुम, और जापान चिट्ठी दिया, उसी फौज का नाम आजाद हिंद फौज, और वही सेना लेके सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार से अंग्रेज के मार के भगा दी। यही गांधी जी को कहे कि घबराइए नहीं, एकदम अब इंडिया एकदम अंग्रेज से खाली होगा, पूरा फोर्स लेके हम पहुंच गए। उसी बीच क्या हुआ, अमेरिका जो है सबसे मजबूत देश है, वो किसी तरफ से नहीं है, लेकिन हिटलर को धमकी दे रहा है कि हिटलर बहुत गलत कर रहे हो, तीनों से तुम लड़ रहे हो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। और जब अमेरिका धमकी दिया तो जापान अपना कुछ नहीं किसी को बताया, और अमेरिका के नौसेना का अड्डा था पर्ल हार्बर। ये पर्ल हार्बर एक द्वीप था जिसमें अमेरिका के पूरा नौसेना पूरे रहते थे। जापान बिना किसी को कुछ बताए अचानक पर्ल हार्बर पे हमला करके उसका सब जहाज तोड़ दिया, 300-400 अमेरिकी सैनिक को मार दिया, और आ करके कहा कि चुपचाप लड़ाई देखो, ताकत इधर भी। बात समझ लो, हमको भी ताकत है, कहाँ हम कुछ कर रहे हैं, अब तुम इधर उधर फुरफुर कर रहा है। हिटलर जो कर रहा है एकदम ठीक कर रहा। अब अमेरिका को तो समझ में नहीं आया कि हम लड़ाई में है भी नहीं, और आके पीट पाट के चल गया। तब अमेरिका कहा कि हम अब डायरेक्ट शामिल होंगे, नहीं तो मेरा इज्जत की बात। तो अमेरिका 5 देश की सहायता लिया, और 5 देश में एक रहा अमेरिका, 2 रहा फ्रांस, 3 रहा इंग्लैंड, 4 रहा रूस, और 5 रहा चीन। कहा चीन की एकदम हम भी एकरा से त्रस्त है, एकरा मारना है तो हम भी हैं। और ये 5 मिल करके हिटलर पर हमला किया। इसमें जिस समय हमारे सुभाष चंद्र बोस इधर पहुंचते, उस समय हिटलर बेचारा 5 से घिरने से मारा गया। अब जापान समझ गया कि मामला गंभीर है, तो अचानक सुभाष चंद्र बोस के कहा कि मेरा सब सेना वापस दीजिए, अब तो माहौल गड़बड़ हो गया। सुभाष चंद्र बोस सोच रहे थे कि इंडिया जीतेंगे, सब सेना खींच लिया गया। उसी दिन से वो कलकत्ता एयरपोर्ट से जो लापता हुए, कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस कोई नहीं जानता। सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए कोई नहीं जानता। एक मंदिर में लोग कहा कि साधु बन के थे, क्यों पता नहीं चला, लेकिन जब वो साधु मरा तो उनका बक्सा तोड़ा गया। तो बक्सा तोड़ने के बाद अंदर से सुभाष चंद्र बोस के फैमिली का फोटो मिला, उनका बचपन की कुछ यादें मिली। तो लोग कहा कि यही बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, हम लोग पहचान नहीं पाए, भेष बदल के रह रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न भी मिला, लेकिन लोग, भारत सरकार लिख दी मरणोपरांत भारत रत्न। तो परिवार वाला बोला कि गारंटी है ना कि मर गए हैं, कहाँ है मरे हैं, कहाँ उनका लाश मिला है। तो भारत सरकार को वापस लेना पड़ा कि ना नहीं गलती से बोला गया, बाद में देखेंगे जिंदा है कि मरे। सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ इतिहास में कुछ नहीं है, यहाँ के बाद उलपता हो। और इधर अब अमेरिका कहा कि मेरा 20-25 करोड़ का जहाज तोड़े हो, 200-300 आदमी मारे हो, तो एक आदमी के 1 करोड़ तुमको देना होगा। इतना पैसा दोगे जापान तब तो ठीक है, और नहीं तब 5 मिल के तुमको ठीक करेंगे। अब तो जापान की स्थिति समझ गया। जापान क्या लिख के दिया कि क्या तुम बचपन जैसा बात करता है, हम 5 से लड़ने को तैयार हैं, तुमको कुछ नहीं देंगे। क्या समझ रहा है 5? ये छोटका लिख के दिया है। और बात समझ लो रे, जापान का पावर समझ गया। तब अमेरिका 5 देश मिल करके जापान पे हमला कर रहा है, और दुर्भाग्य 5 कुछ नहीं कर पाया। 4 महीना तक जापान अकेले मोर्चा धरे हुए, कुछ नहीं कर पाया। दुनिया हंसने लगी कि यही शक्ति हो, एगो द्वीप तुमको तो ठंडा के रखे हुए। तब अमेरिका गुस्साया और 6 अगस्त 1945 कहा ऐसे ही अब नहीं सुनेगा।
कितनों बम गोली चला रहे हैं, कुछ असर नहीं है। तो 6 अगस्त 1945 को जापान का सबसे अच्छा शहर हिरोशिमा पर एक एटम बम पटक दिया। ये पहला एटम बम था। एक बम हिरोशिमा साफ, 1 लाख आदमी मर गए। ऐसा बम ही न देखा था न सुना था। पहला बम था विश्व का। अगर इसके पास रहता तो ये पांचों के हाथ दू को पटकता। ये तो भाग्य मनाओ कि इसके पास नहीं है। तब जापान हाथ उठा दिया एक के बम में कि जो कहो जुर्माना देंगे, हम हार मानते हैं। 1 लाख आदमी को मार दिया। ऐसा बम तो 10-20 को मारेगा तो हम छोटा द्वीप है ऐसे ही पार लग जाएंगे। तब ये हार माना, कहा बोलिए कितना देना। तो अमेरिका कहा कि अब नहीं लेंगे, क्योंकि अब लेंगे तो बाकी देश कहेगा कि पैसा तो ले लिया, तो उसको जितना मारा है उसको भी जिंदा करो, अब तुमको एक बम और देंगे। जापान न करते रहा। 2 दिन बाद 9 अगस्त को इसका एक और शहर नागासाकी एक और बम पटक दिया। जापान ठंडा हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध लास्ट किया। इसीलिए बताया अब तृतीय होगा तो क्या हाल होगा समझ रहा होगा। तो अब ध्यान दीजिए, एटम बम से रिलेटेड अभी अगला दिन इंटरेस्ट